अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड। क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने वन शूट किया था और उस वन शूट के अंदर हमने वर्क एंड एनर्जी को एमडीकेट सिलेबस के अकॉर्डिंग इन डिटेल डिस्कस किया था। उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उन्हें हमने क्लियर करने की कोशिश की थी। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हम चाहें तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैंने कुछ लिमिटेड एमसीक्यूज़ लिए हैं जो कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और फिर वक्फन ब वक्फन हम मज़ीद एमसीक्यूज़ करते जाएंगे और उनकी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर के अंदर हमने एमसीक्यूज़ करने हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहला जो एमसीक्यू है हमारे पास वो है कि एट व्हाट एंगल द वर्क डन विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। हमें बताना है कि वो कौन सा एंगल है जिस पर वर्क डन जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के हाफ पर चला जाएगा। तो आप देखेंगे जो मैक्सिमम वर्क डन मिलता है हमें वो एंगल 0 पर मिलता है, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला है एफ डी कोस थीटा। ठीक हो गई ना बात। तो कोस 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है, जिसकी वजह से वर्क डन हमें मैक्सिमम मिलता है। तो अब यहाँ हमें वो कौन सा एंगल लेना है जिस पर वर्क डन उसकी हाफ वैल्यू पर चला जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, आप देखेंगे W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब थीटा हमें बताना है तो हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एंगल है जिस पर कोस की वैल्यू हाफ हो जाती है। आई मीन कि हमने कौन सा एंगल रखना है जिस पर वैल्यू हाफ चली जाए। तो आप हमें ये याद भी रखने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में हमने पढ़ रखा है कि cos 60 जो है cos 60 हमारे पास 1/2 के बराबर होता है। तो आप देखेंगे जब 1/2 मल्टीप्लाई करेगा एफ डी के साथ तो ये हो जाएगा 1/2 एफ डी के बराबर। क्लियर। इससे आप देखें कि अगर हम 30 लेते हैं तो 30 की भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, लेकिन वो हाफ के बराबर नहीं होगा। 45 भी हाफ के बराबर नहीं होगा, लेकिन कोस 60 जो है वो हमारे पास हाफ के बराबर होता है। तो डी यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से फिर हमारे पास दूसरा एमसीक्यू है। इसमें है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल्स चेंज इन इट्स डेश एनर्जी। वर्क डन होने की वजह से बॉडी में कौन कौन सी एनर्जीज का चेंज आता है। हमें आंसर दिया हुआ है कि ऑप्शन दिए हुए हैं कि टोटल, बी काइनेटिक, सी पोटेंशियल, डी ऑल ऑफ दीज। तो हमें मालूम है कि जब वर्क डन किसी बॉडी पर होता है तो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है, और मैकेनिकल एनर्जी में हमारे पास सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों आ जाते हैं। तो इट मीन्स के वर्क डन होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी में भी आ सकता है। और अगर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों में चेंज आ सकता है तो टोटल एनर्जी में भी हम कह सकते हैं चेंज आ सकता है। और ये हम पढ़ते भी हैं जब वर्क एनर्जी थ्योरम को डिस्कस करते हैं। तो इट मीन्स का यहाँ पर भी हमारे पास डी राइट ऑप्शन होगा, विच मीन्स व्हाट, के वर्क डन होने की वजह से बॉडी में टोटल एनर्जी का भी चेंज आता है। टोटल एनर्जी में फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, तो उनमें भी चेंज आ सकता है। तो इसलिए हम ऑल ऑफ दिस पर जाएंगे। फिर हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज है कि अ स्टोन इज थ्रोन अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हेन इट रीच एट मैक्सिमम हाइट इट्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट। हमें वो बताना है कि अगर हम एक स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं और अर्थ की सरफेस से ऊपर फेंक रहे हैं, तो जब वो मैक्सिमम हाइट पर जा रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी। हमने अभी डिस्कस किया कि टोटल एनर्जी हमारे पास बराबर होती है वर्क डन प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखेंगे अगर मान लेते हैं कि यहाँ से ये हम अर्थ की सरफेस सपोज कर लेते हैं और अर्थ की इस सरफेस से ऊपर इस हाइट तक एक स्टोन को जो है वो थ्रो किया गया। तो आप देखेंगे इस हाइट तक जो एनर्जी पजेस हुई होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो वर्क डन हमारे पास बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के। तो हमें इस मैक्सिमम हाइट के अकॉर्डिंग बताना है।
तो मैक्सिमम हाइट पर जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, mgh। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, टोटल एनर्जी हमारे पास बराबर हो जाएगी mgh। तो यहाँ पर MCQ जो 3 हम डिस्कस कर रहे हैं उसका ए ऑप्शन राइट होगा। अच्छा, इसके बाद MCQ नंबर 4 है। MCQ नंबर 4 थोड़ा सा देखें कि इंटरेस्टिंग भी है वो इस हवाले से, एक इनिशियली 4 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म ब्लॉक्स है, ठीक है, ईच ऑफ मास m एंड थिकनेस h आर स्प्रेड ऑन अ टेबल, वर्क रिक्वायर्ड टू स्टैक देम ऑन वन अनदर। पहले ये अलग अलग पड़ी हुई थी टेबल पर, फिर हमने क्या किया, उसे स्टक कर दिया, ठीक है। तो आप बताएंगे कितना यहाँ पर वर्क रिक्वायर होगा इनको ऐसे रखने में। आप देखें ये जो पहली जो ब्रिक है, ठीक है ना, ये पहला जो ब्लॉक है वो हमारे पास पड़ा हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल पर। तो इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो है हाइट, ये 0 हाइट है, ठीक। फिर दूसरा जो ब्लॉक पड़ा हुआ है वो h हाइट पर पड़ा हुआ है, तीसरा जो ब्लॉक पड़ा हुआ है वो 2, ठीक है ना। तो पहला 0 पर, दूसरा h पर, तीसरा 2h पर, चौथा जो है वो 3h पर पड़ा हुआ है। अगर पांचवा होता तो फिर वो 4h पर आ जाता, ठीक हो गई बात। अब हमने इन 4 के बारे में बताना है। तो आप देखेंगे टोटल वर्क डन किसके बराबर होता है, टोटल वर्क डन हमारे पास बराबर होता है इस एक ब्लॉक पर जो वर्क डन हुआ होगा उसको सम करें दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, तो हमारे पास हो जाएगा वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2 प्लस वर्क डन 3 प्लस वर्क डन 4, क्लियर। तो अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखें कि जो पहला हाइट 0 है तो mg मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया, फिर प्लस वर्क डन ब्लॉक 2 पर बात करें तो वो हमारे पास पड़ा हुआ है h पर, तो ये हो जाएगा mg मल्टीप्लाई बाय h, फिर प्लस यहाँ पर ये प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं समझिएगा, इसको प्लस है, ठीक हो गई बात। mg मल्टीप्लाई बाय 2h फिर प्लस mg मल्टीप्लाई बाय 3h। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन बराबर हो जाएगा 6 mgh के, विच मीन्स व्हाट कि यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है MCQ नंबर 5। MCQ नंबर 5 में आप देखें द फिगर शोज द फोर्स डिस्टेंस कर्व ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द वर्क डन बाय द फोर्स। अब एक फिगर में हमें फोर्स की वेरिएशंस दी हैं और इस फोर्स की वेरिएशन के अकॉर्डिंग हमें मालूम करना है कि वर्क डन कितना हुआ है फोर्स की तरफ से। तो आप अगर देखें तो हम इनिशियली भी देख सकते हैं कि ये 10 पर आ रहा है, ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं वो भी +10 पर आ रही हैं और नीचे की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो -10 पर आ रही हैं। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी 1 का है और यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का है, तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये बचता है, ये ग्राफ का ये हिस्सा बचता है। और आप देखेंगे ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर के लिए हमने क्या पढ़ा है, रेक्टेंगुलर के लिए हमने फार्मूला नहीं पढ़ा कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ पर आप देखें तो हमारे पास हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू व्हाट, 10 जूल्स। तो हम इजीली ऑप्शन नंबर ए पर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इससे तीनों को इंक्लूड करके कैंसिल आउट किए बगैर सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगा कि वर्क डन इज इक्वल टू पहला जो ब्लॉक है वो, पहला जो ग्राफ का हिस्सा है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि लेंथ इंटू विड्थ किया तो हमारे पास 10 जूल्स आ गए, ठीक हो गई। फिर प्लस, फिर जो डाउनवर्ड जो हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर भी देखें रेक्टेंगुलर है, लेकिन यहाँ पर -10 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो -10 जूल हो जाएगा, फिर प्लस में 10 जूल, और अगेन दोबारा ये कैंसिल आउट होने के बाद क्या आ जाएंगे, 10 जूल्स के बराबर आ जाएंगे। तो 10 जूल्स हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद MCQ नंबर 6 है, क्या मशीन गन फायर्स 60 बुलेट्स पर मिनट with a velocity of 700 meter per second. If each bullet has a mass of 50 grams, find the power developed by the gun. हमारे पास एक मशीन गन है जो कि 60 बुलेट्स 1 मिनट के अंदर फायर कर रही है, जिनकी वेलोसिटी 700 मीटर पर सेकेंड है। अगर ईच बुलेट का मास जो है वो 50 ग्राम है तो बताएंगे कितना पावर गन की तरफ से डेवलप किया गया है। ऑप्शन हमें गिवन है,
अब देखें सॉल्यूशन करने के लिए आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो मास है वो ग्राम में मिला हुआ है। सबसे पहले जो मास ग्राम में मिला हुआ है उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, उससे हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम के अंदर। तो हम मास को किलोग्राम के अंदर कैसे करेंगे, मास तो एक बुलेट का 50 है, लेकिन फायर कितनी की गई है 60 बुलेट्स, तो हम 50 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, ठीक है। और फिर जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, क्योंकि किलोग्राम में कन्वर्ट के लिए 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 1000। तो जब 3000 डिवाइडेड बाय 1000 होगा तो इज इक्वल टू 3 kg आ जाएगा हमारे पास। वेलोसिटी हमने लिखी हुई है यहाँ पर 700 मीटर पर सेकंड, जो कि गिवन है। 1 मिनट के अंदर 60 बुलेट्स फायर हो रही है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होता है। अब हमारे पास फार्मूला है वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर, जिसे हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एनर्जी अपॉन टाइम। अब वर्क यहाँ पर हो रहा है, और वो वर्क किस फॉर्म में हो रहा है, वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। क्लियर, क्योंकि बुलेट्स वेलोसिटी पोजेस कर रही हैं, तो वेलोसिटी बुलेट के पास है, तो इट मीन्स के यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पोजेस हो रही है। तो एनर्जी की जगह पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, जो कि हमारे पास बराबर है 1/2 mv² ठीक है। अब जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 12250 वॉट्स, यानी कि 12,250 वाट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक 6 के 6 MCQs आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमारे पास है MCQ नंबर 7, आसान सा MCQs है। MCQ नंबर 7 में देखेंगे, हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल वर्क डन इन फिगर, ये जो फिगर आपको दी गई है उसमें टोटल वर्क डन कितना हो रहा है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि टोटल वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू व्हाट 0। तो ये आप देखेंगे कि ये क्लोज्ड पाथ है, और क्लोज्ड पाथ में एज वी नो डेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, बिकॉज के डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट चेंज इन पोजीशन। तो एक क्लोज पाथ में चेंज इन पोजीशन तो आता ही नहीं है, तो चेंज इन पोजीशन नहीं आता तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर MCQ नंबर जो 7 है उसका डी ऑप्शन सही होगा, और जो हमारे पास MCQ 6 था उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद MCQ नंबर 8 है, if mass m dropped from height vertically, f is a friction force of friction during downward motion and v is a velocity at bottom, following equation। अब आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसमें केस नंबर 2 में था कि इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विद एयर फ्रिक्शन, यानी कि एयर रेजिस्टेंस वहाँ पर मौजूद थे। तो जब एयर रेजिस्टेंस मौजूद थी तो क्या हो रहा था, तब हमारे पास ये हो रहा था कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट हो रही थी काइनेटिक एनर्जी में, और कुछ वर्क डन हो रहा था इन द अगेंस्ट ऑफ एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट कुछ वर्क हो रहा था। तो इसलिए हमने इक्वेशन बनाई थी कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और एफ एच क्या था, वो वर्क डन था अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं कि इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा mgh इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस FH। अगर आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा से मेरी वर्क एंड एनर्जी की वीडियो में जाएं, लेक्चर में जाएं, वहाँ पर बिल्कुल लास्ट के कुछ मिनट्स जाएं, अब कोई अराउंड 8 to 7 मिनट से आप वीडियो को देखें, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर MCQ 8 का जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट कैसे होगा। इसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 9 है कि व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ऑब्वियस सी बात है कि हमें पता है कि जब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, तो उसकी
जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी और वो हमारे पास बराबर होगी वर्क डन के। इसी तरीके से फिर एमसीक्यू नंबर 10 है, द टाइम टेकन बाय एन इंजन ऑफ पावर 10 किलोवाट्स टू लिफ्ट अ मास ऑफ 200 kg टू द हाइट ऑफ 40 मीटर इज। हमारे पास टाइम के बारे में बताना है कि टाइम कितना लगेगा एक इंजन को जिसका पावर है 10 किलोवाट्स और वो एक मास को लिफ्ट कर रही है जो कि 200 kg का है, और कहाँ तक लिफ्ट कर रही है 40 मीटर्स तक, तो उसको कितना टाइम लगेगा उस इंजन को। तो आप देखें कि हमारे पास फार्मूला है कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। और वर्क डन हमारे पास किसके, अगर हम हाइट पर जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर हाइट पर जहाँ पर 40 मीटर उसकी हाइट है वहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क डन जो है वो बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, एम जी एच अपॉन टी के। एम यहाँ पर गिवन है 200 kg, ठीक हो गई बात। जी यहाँ पर हम 10 ले सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाइट यहाँ पर 40 हम ले सकते हैं। पावर हमें मिला हुआ 10 किलोवाट्स, वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10,000 वाट्स। और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे तो टाइम की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8 सेकेंड्स, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, और वही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलर वे में फिर हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है, और एमसीक्यू नंबर 11 में हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आपको याद होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हमारे पास दो कंडीशंस थी, एक तो ये कि टोटल वर्क डन जो है वो क्लोज पाथ पर 0 के बराबर हो, और उससे जो वर्क डन है वो पाथ से इंडिपेंडेंट हो। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स और इलास्टिक फोर्स, ये तीनों हमारे पास एग्जांपल्स हैं कंजर्वेटिव फोर्स की। तो डी जो है वो हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके अलावा हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12 में पूछा जा रहा है क्या मूविंग कार पजेसेस, मूविंग कार कौन सी एनर्जी को पजेस करेगा। एज वी नोटेड के हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी से हमारा लिंक नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर जाएंगे एमसीक्यू नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल एनर्जी की तरफ। क्योंकि मूविंग कार में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। किस तरह से वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ जाए तो वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक मूविंग कार के अंदर मूविंग कार कौन सी एनर्जी को पोजेस करता है, मैकेनिकल एनर्जी को पोजेस करता है। इसी तरीके से एमसीक्यू नंबर 13 है, उसमें है कि इफ़ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 13% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय। अब मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है 13%, 13% इंक्रीज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट इंक्रीज होगी, ऑप्शन हमें गिवन है। आप देखें कि यहाँ पर बड़े ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। हमने पी प्राइम ले लिया, ठीक है, पी प्राइम हमने ले लिया जो कि 1.13 पी के बराबर है, ठीक हो गई ना बात। यहाँ पर आप देखें कि 1.13 मोमेंटम के बराबर आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी पी स्क्वायर अपॉन 2m के, और जो काइनेटिक एनर्जी प्राइम होगी वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, पी प्राइम स्क्वायर अपॉन 2m के। तो अब पी प्राइम हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, पी प्राइम हमारे पास बराबर हो जाएगा 1.13 पी होल का स्क्वायर अपॉन में 2m हो जाएगा, ठीक हो गई बात। अब देखेंगे ये जो, अगर मैं सॉल्व करूंगा इसे तो 1.13 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1.27, और फिर पी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। तो पी स्क्वायर अपॉन 2m किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक हो गई बात। तो अब हम क्या करेंगे कि के ई प्राइम इज इक्वल टू 1.27 रखेंगे, मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी के साथ कर देंगे। अब जो परसेंटेज मालूम करना है, एफिशिएंसी के फार्मूलाज भी हमने लिखे जो कि किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड। अब ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल है ना, तो ऑब्टेन्ड कैसे होगा, ऑब्टेन्ड यही होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी प्राइम है उसमें से काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दें, तो जो वैल्यू आएगी वो ऑब्टेन्ड की हो जाएगी, डिवाइड करेंगे टोटल के साथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
69%। तो यहाँ पर आप देखें कि 27.69% यहाँ पर ऑप्शन में शो नहीं हो रहे, तो इट मीन्स के हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गई बात। इसके बाद द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इज वैलिड फॉर, ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट आ जाते हैं हम कि वर्क पावर एंड एनर्जी हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है वर्क की वजह से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबके लिए वैलिड है, ऑल ऑफ अबव के लिए वैलिड। इसके बाद 15 नंबर एमसीक्यूज है। 15 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास उसी तरीके का एमसीक्यूज है जो एमसीक्यू है जो कि हमारे पास नंबर 1 था। क्या 500 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मूव विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, इफ अ वैल्यू ऑफ पावर इज 2500 वॉट्स, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें यह बताना है कि पहले हमारे पास 5000 न्यूटन एक फोर्स अप्लाई की जा रही थी, 500 नहीं 5000। फिर वो 5000 न्यूटन की जो फोर्स है, नहीं एक मिनट सॉरी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, आपने हमसे कि उसको दोबारा कर लेना। ये 500 न्यूटन फोर्स ही है जो कि अप्लाई की जा रही है एक बॉडी पर जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। अगर उसका पावर 2500 वॉट्स है तो मुझे बताएं कि जो एंगल बनेगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के वो क्या होगा। आप देखें कि ए इज इक्वल टू थीटा, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, डी इज इक्वल टू 23 डिग्री। तो आप देखेंगे पी इज इक्वल टू एफ डॉट बी, अब ये हो जाएगा एफ बी कॉस थीटा। अब देखेंगे थीटा जो है वो यहाँ ऐसे रखेंगे, कोस यहाँ पर है इज इक्वल टू इस तरफ ड्राइव करेंगे तो कोस इन्वर्स हो जाएगा, एफ मी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो थीटा का फॉर्मूला क्या निकलेगा, कॉस इन्वर्स पी अपॉन एफ वी। अब कॉस इन्वर्स एम पी की जगह पर 2500 डिवाइडेड बाय एफ की जगह पर 500 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा, अब देखेंगे ये हो जाएगा 2500, यहाँ पर हो जाएगा 5000। ठीक है, तो 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 5000, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस इन्वर्स। अब कॉस इन्वर्स 1/2 भी किसके बराबर, वो भी 60 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखें कि एमसीक्यू नंबर 16, एमसीक्यू नंबर 16 में क्या है, क्या फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद द डिस्टेंस एज शोन इन फिगर, द वर्क डन बाय द फोर्स इज मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 6 मीटर इज, वो क्या होगा। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ के अंदर हमें कहा जा रहा है कि हमें फोर्स बताएं या वर्क डन बताएं कि कितना वर्क डन हुआ है x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 6 तक ऑब्जेक्ट को मूव करवा के जाने में। तो आप देखेंगे ग्राफ के अंदर हमें मिली हुई है कि एक फोर्स है। ठीक है, अब ये इस तरीके के ग्राफ को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप देखेंगे ये एक ग्राफ हमने पढ़ा था जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ रहे थे। तो अब ऐसा जब ग्राफ आ जाता है तो इस ग्राफ में हम क्या करते हैं कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें 1/2 सेम सम ऑफ पैरेलल साइड, एक लाइन ये रही जो कि 6 तक जा रही है, ठीक हो गई बात। दूसरी लाइन ये रही जो कि 3 तक जा रही है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे कि 6 + 3 को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन को, परपेंडिकुलर लाइन ये रही ठीक जो कि 3 तक आ रही है, तो मल्टीप्लाई हो गया। अब देखेंगे 1/2 ये जो 3 है ये यहाँ ले आए, 3/2 कर दिया हमने, और 6 + 3 हमारे पास किसके बराबर, 6 + 3 हमारे पास बराबर हो जाएगा 9 के। तो 6 + 3 हमारे पास 9 के बराबर, और 6 + 3 हमारे पास 9 के बराबर, ठीक हो गई। और ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 9। अब देखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27/2 हो जाएगा, तो वर्क 27 डिवाइडेड बाय 2 13.5 जूल्स के बराबर हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 13.5 जूल्स के बराबर। अब इसी तरीके से हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है।
If a momentum of a moving object is doubled, then its kinetic energy will be double, 4 times, half and same. तो ये चार ऑप्शन हमें गिवन है। आप देखेंगे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोमेंट डबल हो रही है, तो डबल का स्क्वायर क्या होगा, 4 टाइम्स। क्लियर। तो मोमेंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोमेंटम of a moving body is double, then its kinetic energy will be increases by 4 times। रिलेशंस है ना ये, लेकिन अगर हम कैलकुलेशंस करें तब भी यही हो जाएगा। देखें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, और पी प्राइम हमने ले लिया 2p क्योंकि हमने मोमेंटम को डबल कर लिया। अब क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू 2p स्क्वायर अपॉन 2m। अब 2p स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4p स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। p स्क्वायर अपॉन 2m बराबर है काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू 4, काइनेटिक एनर्जी में इंटू से के 4 टाइम्स इंक्रीज हो। इसी तरीके से फिर एमसीक्यू नंबर 18 है कि व्हेन द स्पीड ऑफ अ कार इज हाफ, व्हाट फैक्टर डज इट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। स्पीड ऑफ अ कार अगर हम हाफ कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, के इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर देखें। तो अगर स्पीड हमने 2 टाइम्स कम की है तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स कम होगी, 4 टाइम्स कम होगी, यानी कि 1/4 हमारे पास ऑप्शन होगा। लेकिन अगर मैथमेटिकली हम इसे कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। वी प्राइम किसके बराबर, हाफ के बराबर, v/2 के। तो काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू 1/2 m मल्टीप्लाई बाय वी प्राइम की जगह पर हम क्या रख देंगे, v/2 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू 1/2 m, यहाँ पर v का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4। अभी हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन में 4। तो आप देखें ना कि कितना टाइम्स कम हो गई, 4 टाइम्स कम हो गई। अब हमारे पास के एन इंजन पम्प्स अप 100 kg of water through a height of 10 meters in 5 seconds. Given that the efficiency of the engine is 60%, what is the power of the engine? हमने क्या ले लेना है, the power is equal to work done upon time is equal to energy upon time is equal to potential energy upon the time। जस्ट वैल्यूज़ रखनी है, और वैल्यूज़ रखने के बाद जो पावर है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 3333.3 वाट्स। किलो वाट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.3 किलो वाट्स के बराबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3.3 किलो वाट्स किसके बराबर, यहाँ पर सी के बराबर। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एमसीक्यू नंबर 19 का। इसके बाद हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 20। अ बॉल ऑफ अ मास 2 kg and another mass of 4 kg are dropped together from a 60 feet fall building. After a fall of 30 feet each towards earth, their respective kinetic energy will be in the ratio of। आप देखें कि यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि एक बॉल है जिसका मास 2 kg है और एक बॉल है जिसका मास 4 kg है। दोनों को ड्रॉप किया जा रहा है 60 फीट से। अब जब 30 फीट पर पहुँचेंगे तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उनका रेशो क्या होगा। तो आप देखेंगे दोनों की हाइट सेम है तो उनकी स्पीड भी क्या होगी, सेम होगी, जो कि हमारे पास बराबर है v इज इक्वल टू √2gh, या जैसे हम ये लिख सकते हैं कि √2g डेल्टा h। रेशो अगर हम लें तो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 1/2 m1 v का स्क्वायर हो गया क्योंकि स्पीड सेम है, और 1/2 m2 v स्क्वायर हो गया। आप देखेंगे v स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैसेज भी अगर हम चाहें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। आई मीन के 1/2 भी कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं। जिसके बाद हमारे पास क्या बचेगा 2/4। अब देखेंगे 2/4 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 1/2 के, तो रेशो जो आएगा वो 1/2 हो जाएगा। इट मीन्स के बी हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये जो हमने एमसीक्यूज़ किए हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। हम वक्फन इसके मज़ीद एमसीक्यूज़ भी करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।